प्रणाम आचार्य जी। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ काम करते हैं, तो मैंने आपके वीडियोस दिखाए उनको और बताया आपके बारे में। उन्होंने देखे भी वीडियोस आपके, तो बहुत अच्छे लगे। कहा कि आप बहुत खरी बात बोलते हैं, बहुत साफ खरी बात बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बोली वो ये थी कि आपका एक तरह का बैकग्राउंड रहा है, मतलब आपकी जो एजुकेशन है, आप आईआईटी से, आईएम से, आपने सिविल सर्विसेज किया और एक तरह के माहौल में आप थे, तो आपके लिए आसान था वो बोल्ड डिसीजंस ले पाना, जिस तरह के डिसीजंस आपने लिए, जो आप अभी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी की दृष्टि से देखें तो जिसने अभी जीवन में बहुत कुछ नहीं देखा है, जिसके पास बहुत रुपया पैसा नहीं है, तो उसके लिए वो तो उसके उसके दृष्टिकोण से सिर्फ उसको दिखता है कि भाई मैं और ज़्यादा पैसे कमा लूँ। एक मटेरियलिस्टिक मेरा ड्रीम है कि मैं इतने पैसे और कमा लूँ और मैं इतनी कम से कम एक बेसिक लग्जरी लाइफ में जीऊँ, जिसके बाद अगर फिर मेरे ऊपर है कि मैं निर्णय कर सकता हूँ उसके बाद कि देखो मुझे जीना है वैसा या नहीं जीना है। पर अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मतलब आप जिस स्थान पर बैठ के बोलते हैं, आपके लिए आसान है बोलना, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास वो एक बेसिक सेट ऑफ लग्जरीज नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है, उसके लिए तो एक सीधा साधा एक उसका ड्रीम है कि भाई मुझे इतना इतना रुपया चाहिए, मुझे इतनी बेसिक लग्जरी तो कम से कम चाहिए ही लाइफ में। तो उसके लिए ऑब्वियसली समय लगेगा। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? मतलब मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाया उनको, तो मैं चाहता था कि आप ही खुद नहीं, जवाब दें तुम क्या इसका। नहीं बोल पाए? तुमने मुझे भी देखा है, मेरी ज़िंदगी देखी है। मैंने कौन सी लग्जरीज एंजॉय करके छोड़ दी है भाई? इसमें ना बोल पाने की क्या बात है? कुल मिला के तर्क ये है कि आचार्य जी आप तो खूब भोग वोग लिए, मज़े मारने के बाद अब मंच पर बैठकर प्रवचन दे रहे हो। हमने तो अभी ज़िंदगी कोई मज़े मारे नहीं, तो हम कैसे छोड़ दें? मैंने कौन सी चीज़ें भोग ली हैं? जो ये सवाल ही अपने आधार में ही गलत है। क्या भोगा है? उल्टा हुआ है। लोग आईआईएम जाते हैं ताकि आईआईएम के बाद खूब कमाएंगे। मैंने आईआईएम जाके आईआईएम के बाद अपना एजुकेशन लोन चुकाया। कमाने को तो मिला नहीं, चुकाया ज़रूर है। तो यही लग्जरी थी कि लोन चुकाओ। भाई वसूली तो शुरू होती है जब आप वहाँ नौकरियाँ करते हो और 5-10 साल जब रहते हो तब वसूल करते हो ना, कि हाँ भाई जो कुछ डिग्री से मिलना था अब निकालेंगे। डिग्री कर ली, उससे वसूला तो कुछ था नहीं मैंने। तो लग्जरी की बात कहाँ से आ गई? कौन सी लग्जरी मैंने कमा ली? ये क्या बेकार का तर्क है ना। और ऐसे तर्क गुरु ने ही बहुत दिए। कहते राम कृष्ण और बुद्ध और महावीर ये सब राजसी खानदानों से थे, तभी तो ये आध्यात्मिक हो पाए। तो चलो बेटा तुम पहले पैसा कमाओ खूब, तुम भी महल बनवाओ, तभी तो महल को छोड़ोगे। अरे जब महल है ही नहीं तो छोड़ कहां से दोगे? ये गुरुओं ने भी तर्क दिया है और ये लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। इससे ये हो जाता है कि जो अभी फिलहाल तत्काल अनिवार्यता है कि तुम जीवन को सही से देखो और सही निर्णय लो, आप उस अनिवार्यता को आगे के लिए लंबित कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। आप कहते हैं अभी तो पहले पैसा कमा लें, लग्जरी विलासिता भोग लें, उसके बाद देखेंगे। उसके जैसे भाई गौतम बुद्ध ने भी सब मजे कर लिए, उसके बाद अपना छोड़ के निकले थे ना जंगल, तो ऐसे ही हम पहले मजे कर ले सारे। ये खूब तर्क चलता है। मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं, मुझे बता दो मैंने कौन सी लग्जरी कर ली है? सबसे पहले तुम कब आए थे मेरे पास? दीदी छोड़ के गई थी, छोटे से थे। 2011-12 कब की बात है? 11? तो 11 साल से तो देख रहे हो, उसमें तुमने मुझे कौन सी लग्जरीज में देखा है भाई? और ज़िंदगी मेरी खुली किताब है, कमरा ही मेरा खुला रहता, आज तक ताला लगा नहीं। क्या जी रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, वो सबके सामने प्रत्यक्ष है। तुमने क्या लग्जरीज देख ली?
ये तर्क ही क्या है कि आचार्य जी तो मज़े मार चुके हैं इसलिए अब ज्ञान बाँचते रहते हैं। मज़े बताओ ना, कौन से मज़े? मतलब आपका एक तरह का बैकग्राउंड रहा है उस बैकग्राउंड से तो मैंने बस लोन चुकाया है। उस बैकग्राउंड से मैंने पाया क्या है? ताने पाए हैं जरूर। यूपीएससी की सीट खराब कर दी, आईआईटी की सीट खराब कर दी। उससे मैंने पाया क्या है? पाया माने सांसारिक लहजे में क्या पाया है? शिक्षा पाई है, अलग बात है, पर जो लग्जरीज बोल रहे हो, लग्जरीज तो मुझे मेरी शिक्षा से मिली नहीं। तो क्या आचार्य जी ये कहना ठीक होगा कि मतलब इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है फिर ये जो ये तर्क रहता है कि कम से कम बेसिक लग्जरीज ऑफ लाइफ या बेसिक जो हम हमारे जो सपने हैं, जो बेसिक हम क्या है? चाहते परिभाषा हैं क्या है करना। बेसिक की? बेसिक माने क्या होता है? बेसिक माने क्या होता है? बेसिक तो फिर आप कहीं भी कह सकते हो ये मेरे लिए बेसिक है, कितना भी बेसिक हो सकता है। मेरे लिहाज से बेसिक इस समय वो है जो कि अगर मेरे पास ना हो तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। ये बेसिक है, ये बेसिक है। ये बाल मेरे मुंह पे आ रहे होंगे, बात नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें कंघी चाहिए, वो बेसिक है। मुझे मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, वो बेसिक है मेरे लिए। और इतना बोलता हूँ गला सूखता है तो मुझे यहाँ पर ये चाय भी चाहिए और नारियल पानी चाहिए, ये बेसिक है। ये तौलिया बेसिक है। इसके आगे क्या बेसिक होता है बताओ? बेसिक वो है जो आपको आपकी जिंदगी के बेसिक पर्पस को पूरा करने में अनिवार्य हो, उसको ही बेसिक बोल सकते हैं। परिभाषा है, अच्छे से पकड़ लो। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है ये पता होना चाहिए, और उस मूल उद्देश्य को पूरा करने में जो सहायक हो, मात्र वही बेसिक है। और किसको तुम बेसिक बोल रहे हो? नहीं तो तुम बेसिक क्या, बेसिक अभी 3 कमरे का घर है, 5 कमरे का घर चाहिए, कुछ भी बेसिक हो सकता है फिर तो। आज से 20 साल पहले बेसिक की जो परिभाषा थी उससे हम बहुत आगे निकल आए, और एक आदमी की जिंदगी में भी उसकी बेसिक की परिभाषा लगातार बदलती रहती है, लगातार। ये क्या है समझ में ही नहीं आता। अभी वो वाली बातचीत का वीडियो प्रकाशित हो गया जिसमें हमने सरकारी नौकरी की बात करी थी और ये कोचिंग वालों के दंड फंद की बात करी थी। कितने लोगों ने देखा है वो? तो उसमें बहुतों का आ रहा है कि आचार्य जी आपने तो बोल दिया कि प्राइवेट में 20-25 हज़ार की मिल जाती है, लेकिन हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हमें तो 10-15 हज़ार की मिल रही है बस, तो इतने हमारा काम नहीं चल रहा। अब मैं ऐसे लोगों से संवेदना रखता हूं, लेकिन उनसे मेरे कुछ सवाल है बेसिक की। जहां तक बात है, जब तक तुम पढ़ाई कर रहे थे और हॉस्टल में थे, तुम्हारा महीने कितने का खर्चा था? मान लो तुम अभी अपने 4th ईयर में हो, ठीक है, और अप्रैल तक तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है, तो मुझे बताओ मार्च और अप्रैल के महीनों में तुमने कितना खर्चा किया? क्या तुम्हारा खर्चा? कितने लोग हॉस्टल में रहे हैं? इंजीनियर कितने हैं यहाँ पे? अरे इतने इंजीनियर हैं, मैं सब इंजीनियर्स को ही खींच रहा हूं तो गजब हो गया, सब इंजीनियर हैं यहाँ। हाँ, तो एक तो बेंगलोर है, ठीक ठीक, बेंगलोर है। सेमेस्टर, आखिरी सेमेस्टर में भी प्रतिमाह कितने का खर्चा कर लेते हो? अब उड़ाने को तो उड़ा दोगे, कहो कि मैं 8,000 के जूते खरीद लाया, वो अलग बात है, वरना कितने का खर्चा होता है? महीने कितने में निकल जाता है? 5,000 में। तो अप्रैल के महीने में 5,000 में खर्चा चल गया, और मई में आपकी ज्वाइनिंग थी और उन्होंने कहा 15,000 देंगे, और 15,000 एकदम कम पड़ गया। ऐसा कैसे हुआ चमत्कार? कैसे हुआ? कैसे हुआ बताओ, कैसे हुआ? मैं समझ सकता हूं कुछ बातें, तुम कहोगे किराया देना पड़ रहा है रहने का, तुम ये भी कहोगे कि इसकी किश्त देनी पड़ रही है एजुकेशन लोन की, वो भी समझ गया, लेकिन उसके बाद भी बताओ कैसे हो गया ये? क्योंकि हॉस्टल का भी वहाँ पर तुम देते ही थे, अगर आगे मकान का दोगे उससे पहले हॉस्टल का देते थे। और जब आप पहली पहली नौकरी में जाते हो तो ऐसा तो करते नहीं हो कि एक मकान पूरा अपने ले लेते हो,
2-4 लोग मिलके शेयरिंग पे रहते हो, जैसे हॉस्टल में रहा करते थे, तो खर्चा कितना बढ़ गया? बढ़ेगा, मैं मान रहा हूं बढ़ेगा, पर कितना बढ़ जाएगा? 5-10 गुना बढ़ जाएगा। और पिछले 4 साल से आपका महीने का काम 4,000, 5,000, 6,000 में चल रहा था, पिछले 4 साल से चल रहा था। नौकरी अगर 15 की लग रही है तो कहते हो इसमें तो मेरी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही है। बेसिक क्या होता है? हाँ, बस यही है। बेसिक माने जितना दुनिया के मुंह पे फेंक के मारो, और बेसिक वो जो घर में बताओ ताकि पापा जी की छाती चौड़ी हो जाए। तभी तो आधे लोग जितनी अपनी तनख्वाह होती है उससे दूनी सीटीसी घर में बता के रखते हैं। घर वालों को संतोष रहना चाहिए, यही बेसिक है। जो लोग लग्जरीज की बात करते हैं, मैं उनके लिए बता दूं, मुझसे हमारे बाद कितने बैच निकला है? हमारे बाद अब 23 बैच निकला है आईआईटी के, और 20 बैच निकला है आईएम के। मुझसे 15-20 बैच जूनियर लोग भी जितना कमाते हैं और कंज्यूम करते हैं, मैं उतना भी नहीं करता हूं। आज आईएम अहमदाबाद का जो फ्रेशर निकलता है, उसकी जो एवरेज सीटीसी होती है, मेरी अपनी तनख्वाह उतनी भी नहीं है। और जो मेरी तनख्वाह है भी, वो उसमें मैं संस्था से आपकी 1 पैसा नहीं लेता। पुरानी अद्वैत लाइफ एजुकेशन है, उसका जो पढ़ा था वही चल रहा था, और अभी पिछले महीने मुझे बताया गया कि अब वो खत्म हो गया। तो अभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, मुझे ये देखना है कि मेरा अपना खाना पीना कैसे चलेगा इस महीने में। लग्जरीज क्या है? और जो लोग लग्जरीज की बात करते हैं कि राम और कृष्ण थे, इनके पास तो सब कुछ थी तभी तो ये कर पाए, वो कभी कबीर साहब, रैदास साहब, नानक देव, इनकी बात क्यों नहीं करते? इनके पास कौन सी लग्जरीज थी? गरीबदास, मलूकदास, इनकी बातें क्यों नहीं होती? पलटू दास, ये सब बहुत साधारण वर्गों से आते थे। गुरुओं को भी तो अपनी बेसिक्स देखनी पड़ती है ना। तो फिर वो कहते हैं कि अगर इनको ये बोल दिया कि फालतू लग्जरीज के पीछे दौड़ लगाना ही तुम्हारा बोझ है, तो ये भाग जाएंगे यहां से सब। तो फिर गुरु लोग अपने बेसिक्स का ख्याल रखने के लिए कहते हैं नहीं 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 बेटा, तुम चलो चलो, अभी तो तुम दौड़ लगाओ, खूब कमाओ, 2 नए घर खरीदो, 4 नई गाड़ियां खरीदो। जब गुरुजी ऐसा बोल देते हैं तो जितने पैसे वाले लोग होते हैं गुरुजी के पास आ जाते हैं, और गुरुजी भी यही चाहते हैं। गुरुजी को क्या मिलेगा अपने सामने भिखारियों की फौज खड़ी करके? वो भी तो यही चाहते हैं ना कि जितने पैसे वाले लोग हों वो आए हमारे पास। और पैसे वाले लोग कैसे आपके पास आएंगे? अगर आपने कह दिया कि पैसा सीमा के अंदर ही ठीक है। तो पैसे वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए गुरुओं के लिए बहुत जरूरी रहा है कि कहें कि पैसा बढ़िया है। जब बोलोगे पैसा बढ़िया है, तभी तो गुरुजी के पास बेसिक पैसा आएगा। बेसिक। मैं अपने खाने पीने तक का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया, और वो मैंने गलत करा अपने साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि शरीर को कई तरीके की समस्याएं हो गई। तुम कौन सी लग्जरीज की बात कर रहे हो? नोएडा के 63 सेक्टर, वो इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें 10 साल तक मैंने धुआं पिया है। वहीं पर ऐसे मेज थी, उसके बगल में ऐसे सो जाता था। वहाँ नहीं सोया तो उसके पीछे वो 6x8 का खोखा था, उसमें घुस जाता था। उसमें ऊपर से मेरे सीमेंट के इतने बड़े बड़े गिर रहे होते थे, और अपना उस वक्त काम कर रहा था, इन चीज़ों का होश ही नहीं था। संवाद लेने जाता था तो लंबे कुर्ते होते थे, वही लंबे कुर्ते जब घिस जाते थे तो उनको कटवा के छोटा करवा के उनको डेली यूज में ले आ लेता था। देखा नहीं है सब?
कौन सी लग्जरीज? ये तुम्हारे जो भी मित्र लोग हैं उन्हीं का नहीं होगा, यहाँ बहुत लोग बैठे होंगे, सबका यही होगा। अरे ये तो सब इन्होंने पहले हासिल कर लिया। उल्टा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हासिल कर लिया तो हासिल करने के बाद छोड़ना कितना मुश्किल है। जिसने हासिल नहीं किया हो वो कहना शुरू कर दे अरे सब बेकार है, तब तो फिर भी ठीक है, अंगूर खट्टे हैं। उसने हासिल ही नहीं किया, वो कह सकता है कि सब बेकार है। पर कर लिया हो और जब वसूली का समय आया हो तब त्याग दिया हो, वो नहीं ज्यादा कठिन है। पर मैं उसको कठिन भी नहीं कह रहा हूं, वो जरूरी था। और जो चीज जरूरी होती है वो तो करनी पड़ेगी, भले ही कठिन हो। नहीं करनी पड़ेगी। और चूंकि वो जरूरी है इसलिए उसमें फिर कठिनाई का गाना गाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तुम पूछ रहे हो इसलिए बोल दिया, नहीं तो इतने सालों से मुझे ये बोलने की अभी ज़रूरत लगी ही नहीं कि बताऊं कि मैं पिछले 15 साल से कैसा रहा हूं, कैसा जिया हूं। क्योंकि मुझे उसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत दुख हो रहा था, मज़े में ही था। मौज मैंने पूरी मारी है। मज़े में नहीं होता तो कुछ और कर लेता ना, या अपनी दिशा बदल देता। उसमें मुझे तृप्ति मिल रही थी इसीलिए उसमें लगा था। तो मैं क्यों बोलूं कि वो कठिन है या दुख भरा है। अब सुनो सही बात, जिन चीजों को तुम लग्जरीज बोलते हो उन लग्जरीज से बड़ी लग्जरी है एक सही और सच्चा जीवन। जो लोग आज सबसे लग्जूरियस जीवन जी रहे हैं, विलासिता और वैभवपूर्ण, क्या उनको भी सही और सच्चे जीवन की लग्जरी मिली? तो बताओ ना फिर। बड़ी से बड़ी लग्जरी के बाद भी ये वाली लग्जरी तो नहीं मिली ना। तो ज्यादा बड़ी लग्जरी कौन सी है? प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड और प्राइवेट याट होना, हाँ? या जिंदगी के सामने बिल्कुल छाती चौड़ी करके खड़े हो कि हाँ सही जिए हैं, सच्चा जिए हैं, न घुटने टेके हैं, न बंधन माने हैं, न बिक गए हैं। ज्यादा बड़ी लग्जरी क्या है? तो हम भी कह रहे हैं कि जिंदगी में लग्जरीज होनी चाहिए। गो फॉर द हाईएस्ट लग्जरी। इस जीवन में इससे बड़ी और क्या लग्जरी हो सकती है कि तुम जीवन के गुलाम बन के न जियो। आजादी से जीने से बड़ी कोई लग्जरी है? सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया और मोतियों का उसको आहार दिया जाता है, क्या लग्जरी है? क्या लग्जरी है? चाहिए? हम भैया छोटी सी गौरैया ही सही लेकिन आजाद उड़ लेंगे। क्या होगा, शिकार हो जाएगा, चीलबाज घूम रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है, खुद देखो खुद समझो, दाना चुनो, कम जिएंगे, कोई बात नहीं। पंख कटवाने के लिए नहीं पैदा हुए थे। बताता हूं लग्जरी क्या होती है। लग्जरी ये होती है कि बिना बात के डरना नहीं पड़ता। लग्जरी ये होती है कोई दूसरा इंसान तुम्हारी जिंदगी पे हावी नहीं होता। ये होती हैं लग्जरीज। ये पैसे देके नहीं खरीदी जाती, इन्हें हासिल करके दिखाओ ना। ये नहीं करनी हासिल, या लग्जरी बस यही है कि न्यूयॉर्क में बंगला खरीदा है,
धोखा नहीं करना पड़ रहा, ये लग्जरी नहीं है। बोलने से पहले 5 बार सोचना नहीं पड़ रहा, ये बहुत बड़ी लग्जरी है। मैं आपके सामने 5-5, 6-6 घंटे बैठा रहता हूं, मैं कैसे बोल पाता अगर हर बात विचारनी पड़ती? तो बोलिए। महान लग्जरी मिली हुई है मुझे, बात जैसी है वैसी कह देनी है, ना सोचना ना विचारना, बस मुंह खोल दो। सोच सोच के तो आदमी आधे घंटे में थक जाए, दिमाग से परेशान हो जाए। क्या अभी अब बोल दिया, आप क्या करें, सोचें तो क्या, कहीं वो ना नाराज हो जाए, उसको कैसा लगेगा। किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता। ये कम बड़ी राहत है, इससे बड़ी विलासिता क्या होगी बताओ? जिंदगी में जो करना चाहो कर सकते हो, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई सर पे मालिक नहीं बैठा हुआ, ना दफ्तर में ना घर में। जवाब देना भी है किसी को तो उसका नाम एक है, उसको आत्मा बोल लो, परमात्मा बोल लो, जो भी है, उसके सामने पेशी होती है और हम किसी को जवाब देंगे ही नहीं। प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को भी ये लग्जरी उपलब्ध है? उन्हें भी नहीं, उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। तुम ऊंचे से ऊंचे हो जाओ, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी होती है। उतनी दूर जाने की तो जरूरत ही नहीं होती, हमने अपनी निजी जिंदगी में ही ऐसे काम कर रखे होते हैं कि हमारे घर में ही हमारी बड़ी जवाबदेही हो जाती है। कल यहां पर बोल के तो गए हैं लोग कि आज आए अब कल नहीं आ पाएंगे। मैं मस्त हूं, मुझे आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा कि आज आया हूं कल नहीं आ पाऊंगा। मौत हो जाए वो अलग बात है, वरना अगर आना है तो आना है, कोई नहीं रोक सकता। ये है लग्जरी। अभी और भी पानी बाकी है, ठीक है, और लग्जरीज हैं, जीवन खत्म कहीं नहीं हो जाता, एक के बाद एक ऊंचाइयां होती हैं। दिक्कत यह है ना कि आप ऊंचाइयों को सिर्फ भौतिक रूप से समझते हो, आपके लिए लग्जरी सिर्फ मटेरियल होती है, टेंजिबल। और इसीलिए फिर आप पैसे के पीछे भागते हो कि पैसा तो टेंजिबल चीजें ही खरीद सकता है। वास्तविक लग्जरी इनटेंजिबल होती है, तभी फकीरों को बादशाह बोला गया है। उनके पास बताओ पदार्थ क्या थे, उनके पास वस्तुएं क्या थी, चीजों की लग्जरी तो नहीं थी उनके पास, पर फिर भी इस देश ने सब फकीरों को बोला बादशाह। जो संन्यास्त हो गया उसको बोला स्वामी, स्वामी माने मालिक, मालिक, अब ये मालिक हो गया, बादशाह है ये बादशाह, क्योंकि अब उसके पास वो वैभव आ गया है, वो संपदा आ गई है जो बड़े से बड़े सेठ, राजा, अमीर किसी के पास नहीं होती। बैठे होगे तुम फोर्ब्स 500 में, तुम्हारे पास वो चीज नहीं है जो उनके पास होती है। तो इसीलिए यहां पर सम्राटों ने आकर के साधुओं के सामने सर झुकाया है। ये तुम कहीं नहीं सुनते होगे कि साधु गया और सम्राट के पांव छू रहा है, ऐसा सुना कहीं? तो कोई वजह है ना कि जो राज्य का सबसे अमीर बंदा है, कौन? राजा, वही आकर के कहां चरण स्पर्श कर रहा है? वो जिसके पास कानी कौड़ी नहीं है, वो साधु है, नंगा ऐसी फिर रहा है और राजा आके उसके पांव छू रहा है। अब बताओ लग्जरी किसके पास है? और मजे की बात यह है कि साधु ध्यान भी नहीं दे रहा है छू रहा है कि नहीं छू रहा है, हट दूर हट।
परेशान करने चला आता है। अब बताओ लग्जरी किसके पास है? और राजा को बड़ी तकलीफ हो जाएगी अगर उसके नीचे वाले उसको नमस्कार ना करें। साधु को तब भी तकलीफ नहीं होगी कोई आके उसके मुंह पे थूक जाए। राजा उसके पांव छू ले तो भी एक बात, और कोई आके उसके मुंह पे थूक जाए तो भी वही बात। ये हुई लग्जरी कि नहीं? ये हुई जगत से आजादी कि नहीं? कि जगत हमें कितना भी सम्मान दे दे, स्तुति कर दे या निंदा कर दे, अपमान कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होती है लग्जरी। हम ऐसे हैं कि फेसबुक पे सेल्फी डाली थी, 14 ही लाइक आए हैं। साइकेट्रिस्ट को फोन मिला रहे हैं, डिप्रेशन हो गया है, 14 ही लाइक आए हैं आज कुल। रखे रहो तुम अपना नया वाला आईफोन और उसमें देखते रहो कि 14 ही लाइक आए हैं। लग्जूरियस फोन है ना तुम्हारे पास, रखो, देखो उसमें कि कुल 14 ही लाइक आए हैं और डिप्रेशन आ रहा है। बेसिक की परिभाषा समझ गए हो? जिंदगी में सही काम करने के लिए जितने संसाधन चाहिए उतने जरूर जुटाओ, और उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। एक सही और साफ और ऊंचा लक्ष्य बनाओ, और उसको पाने के लिए रुपया, पैसा, रिसोर्सेज जो भी चाहिए उतने जरूर इकट्ठा करो, कमाओ। लेकिन अपने भोगने के लिए कमाना, इसमें कोई मजा नहीं आने वाला। आप चाहो तो प्रयोग करके देख लो। और कोई बेसिक सवाल इसी संबंधित है? हाँ, ये जो इस पे बात हुई थी अभी प्लेसमेंट वाली, तो इसमें बेसिक मतलब कवर हो जाता है। तो अगर मैं व्यक्ति संतुष्ट भी है जॉब करके कि मेरा बेसिक हो जा रहा है और बाकी काम, तो इसमें परिवार से ये फिर आता है कि हमने जो तुम पर इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए उसका क्या मतलब, अब वो तुम इंटरेस्ट के साथ उतने महीने रिटर्न करो। मतलब ये डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया जाता है इस चीज को कि मतलब अगर नहीं, जब इस तरह व्यापार की भाषा में बात हो रही है तो व्यापार तो कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलता है। आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ भाई। प्रेम में किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना। प्रेम में तो आपने कहीं कोई लिखित करार करा नहीं होता है। और फिर प्रेम में वसूली की भाषा में बात भी नहीं की जाती कि हमने तुम पे इतना लगाया है, लौटाओ। जैसे ही कोई वसूली की भाषा में बात करने लगे तो अब प्यार नहीं, व्यापार है। और अगर व्यापार है तो साहब एग्रीमेंट दिखाइए, और हमारे दिखाइए उस पर साइन कहाँ है। हमने कब सहमति दी थी कि तुम हम पे इतना लगाओगे और फिर इतना मांगोगे? और अगर प्यार के नाते लगाया था तो वापस मांगो मत, क्योंकि प्यार में इस तरह की मांगे तो करी नहीं जाती। हमें भी आपसे प्यार है पिताजी, जब हमारे पास होगा और जितना होगा, और जब हमें आवश्यकता समझ में आएगी हम आपकी जितनी सेवा हो सकेगी करेंगे, लेकिन प्यार के नाते करेंगे। अभी आप वसूली की भाषा में बात कर रहे हो। वसूली की भाषा में तो दिखाइए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए। हमने कब अपनी सहमति दी थी कि आप हमारे ऊपर इतना लगाओगे बचपन से आज तक, और हम उसको इतने ब्याज के साथ ऐसे लौटाएंगे? दिखाइए, कहाँ है? इसमें अभी जैसे हो रहा है कि वो कुछ फिर ऐसा बोलते रहते हैं कि ऐसे एक बीमारी है उसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए तो तुम लोन लेकर के मुझे दो, कैसे भी, मतलब वो कुछ ऐसा बोलते रहते हैं कि देखो, बीमारी अगर उन्हें सचमुच है तब तो उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा असल में है नहीं। मतलब मैंने उनसे पूछा तो मतलब वो सिर्फ पैसे के लिए ऐसा बोलते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ ऐसा भी इतना जरूरत है नहीं तो इतना क्यों मांगते हैं? मतलब वो क्यों मांगते हैं तुम्हें समझ में नहीं आया है? वो बोलते हैं कि बगल वाले लड़के को देखो वो कितना अच्छा है, वो भी लोन लेकर के घर भी, जमीन भी ले लिया, और तुमने कुछ नहीं किया अभी तक मेरे लिए। कुछ नहीं, बोल दो कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है, आपका इन्वेस्टमेंट खराब हो गया, क्या कर सकते हैं। आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए था। थोड़ा हम में लगाया, थोड़ा बगल वाले लड़के में लगा देते,
ये देखो, सब शारीरिक घटनाएं होती हैं। बच्चा पैदा हो गया, इससे प्रेम थोड़ी आ जाता है। हम बहुत बड़ी बड़ी मिथ्स में जीते हैं, भ्रांतियां, जिसमें से एक ये भी है कि बच्चा है तो उसका माँ बाप से प्रेम का ही तो रिश्ता होगा। क्यों होगा भाई? ऐसा भी नहीं कि कभी कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। जो व्यक्ति जागृत ही नहीं है वो किसी को भी कैसे प्रेम कर सकता है? बच्चे को भी कैसे प्रेम कर लेगा अपने? प्रेम कोई अंधी चीज है क्या? प्रेम कोई अंधी चीज है क्या? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास शरीर है, और शरीर पशुओं का और मनुष्य का समान होता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास शरीर है तुम प्रेम करना जान जाओगे? प्रेम तो बड़ी मेहनत से सीखना पड़ता है। किसी अंधे अंधेरे क्षण में आपने संतान को जन्म दे दिया, इससे आप में प्रेम आ जाएगा? प्रेम थोड़ी आ जाएगा। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम सिर्फ ज्ञानियों ने, मनीषियों ने, संतों ने जाना है। प्रेम ऐसी सस्ती चीज नहीं है कि प्रेम हो गया, कोई लड़की दिखी प्रेम हो गया, बच्चा पैदा हुआ प्रेम हो गया। उसके लिए दूसरे नाम होते हैं। कोई लड़की दिख गई आकर्षण हो गया, बच्चा पैदा हुआ ममता हो गई, प्रेम नहीं हो जाता। प्रेम बहुत ऊंची बात है। और बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई बिरले माँ बाप होंगे जिन्हें अपने बच्चों से जरा भी प्रेम होता है। माँ बाप को आपस में ही नहीं प्रेम होता, उन्हें बच्चों से क्या प्रेम होगा? उन्हें आपस में प्रेम होता तो बच्चा पैदा किया होता। बच्चे तो सब पैदा हमारे प्रेम से नहीं होते, हमारी पाशविकता से होते हैं। लेकिन साथ ही साथ अब उन्होंने पैसा तो तुम पर लगाया ही है, ठीक है, तो अपनी आजादी गिरवी रखे बिना जितना उनको लौटा सकते हो लौटा दो। लेकिन उनको लौटाने के लिए तुम खुद कहीं बंधक मत बन जाना। अपने खर्चे कम से कम रखो, जो भी बचे थोड़ा बहुत उतना घर भेज दिया करो, लो ही तुम्हारा है। क्योंकि ऋण तो था ही, प्रेम में ऋण नहीं होते। पर आपसे प्रेम का तो संबंध था नहीं, तो हम उसको कर्ज ही मानेंगे, और जितना होता रहेगा धीरे धीरे लौटाते रहेंगे। आप में से जो भी लोग माँ बाप हैं या होने वाले हैं, अपने बच्चों से कभी इस भाषा में बात मत करना भाई, कि तुम पे इतना खर्चा करा है। मेरे सामने लोग आ चुके हैं जिन्होंने दिखाया है कि बाप ने पूरा हिसाब रखा हुआ था कि इतना लगा। इसमें यह तक था कि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे अस्पताल में कितने पैसे दिए थे तुम्हें पैदा कराने के, वो तक है। पूरा हिसाब रखे हुए हैं पिताजी। अब कह रहे हैं कि इसका क्या करना है। ये मत करना। तुमने किसी को पैदा कर दिया, यही उसके साथ अपराध है। ऊपर से तुम उसको ये पूरी वसूली दिखा रहे हो, ये तो क्रूरता है। पर सब ऐसे ही होते हैं। ये सब पूरा क्या है जिसको आप बोलते हो फैमिली लॉज, अनडिवाइडेड फैमिली लॉ, उन सब के केंद्र में जानते हो ना क्या बैठा हुआ है? पैसा। लड़कियों को कितना पैसा देना है, जायदाद लड़कों में कैसे बटेगी, सिविल केसेस जो हैं अदालतों में वो 80-90% सब परिवार के अंदर के होते हैं। और किस चीज पे होते हैं? भाई भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच में। पैसा। प्रेम थोड़ी है कहीं। प्रेम होता तो इतने मुकदमे होते। तो लड़े हुए हैं। अब जब से नियम बन गया कि लड़की को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा, तो क्या करते हैं कि अब उसको तो दहेज दे रखा है पहले, तो उससे पहले से ही लिखवा लेते हैं कि तुझे जो मिलेगा वो तू पाते ही तुरंत भाई के नाम कर देगी स्वेच्छा से, क्योंकि तुझे तो दहेज पहले ही दे दिया ना, तेरे हिस्से का तुझे मिल तो गया। ये सब चल रहा होता है।
जिसको आप ऑनर किलिंग भी कहते हो, बहुत हद तक वो भी ऑनर किलिंग नहीं है, वो वसूली किलिंग है। तुम हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हो, हमने तुम पर पैसा लगाया है, हम जान ले लेंगे, तुम्हारी जान से मार देंगे तुम्हें, लड़की की हत्या कर देंगे, अपने बेटे की हत्या कर देंगे। माँ बाप बनना बहुत जिम्मेदारी का काम है। पहले प्रेम सीखिए, फिर माँ बाप बनिएगा। प्रेम सीखे बिना बच्चे को जन्म देना घोर अपराध है।